नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमालयन मेल आज एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है और एक नया कार्यक्रम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक नए अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कई बयान खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आए हैं। उनकी तरफ से इशारा था कि लगातार केंद्र की तरफ से या जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाया जाए, वो किया जाए, लेकिन वो झुकने वाले नहीं। और कई और भी चीज़ों का खुलासा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किया है। ये सब किस ओर इशारा कर रहा है और क्या इसके दूरगामी परिणाम या फिर इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया। सर, वेलकम टू द शो। लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र द्वारा बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। किस नजरिए से आप इसको देखेंगे? देखिए, दो तीन चीजें जो मुझे लगती है खासकर, क्योंकि जब आपको याद होगा पहला दिन असेंबली का शुरू हुआ तो माननीय उपराज्यपाल जी ने पूरे का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया पिछले 4-5 सालों का। उन्होंने बताया किस तरह से 42,000 नौकरियां जो है, पूरी नौकरियां, इनके टाइम वाली वो नौकरी नहीं जो अढ़ाक का डेली वेजर का जो उन्होंने मजाक 20-25 साल लोगों से किया था, 700 रुपये 500 रुपये वाला, वो नहीं, पूरी नौकरियां दी गई 42,000। और वो भी इनकी तरह बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं, कोई भाई भतीजावाद वाली अपॉइंटमेंट नहीं, हकदार को हक दिया गया। वो रिपोर्ट कार्ड में पेश हुआ। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड में इनको बताया गया कि किस तरह से J&K बैंक, जिसे इन्होंने अपने घर का बैंक बना रखा था, कि जिसका मन किया पैसे निकालो, फिर वापस देने के टाइम NPA करके तो निकल जाओ, वो बैंक जो इनके जुल्म सितम का शिकार होकर हमेशा डेफिशिएट पे डेफिशिएट डेफिशिएट पे डेफिशिएट देता रहा, अचानक से वो प्रॉफिटेबिलिटी देना शुरू हो गया। उन्होंने इनको ये बताया कि किस तरह से आपने जो यहाँ पर सिस्टम करके रखा था वहां पर टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए, सब कुछ आना शुरू हो गए। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड इनको पेश किया गया। अब इस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात ये थी कि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो 60 साल 70 साल से इनका ट्रेंड नहीं था वो इन्होंने चेंज किया। इस बार इन्होंने वो किताब बना दी। वैसे तो वादों की किताब होती है, मैनिफेस्टो कहते हैं, जिसके ऊपर जो जो लिखा जाना चाहिए वो सत्य लिखा जाना चाहिए। इन्होंने लगा कि ये वादे हमने 60-70 साल कभी पूरे नहीं किए, लिखने में क्या अर्ज है, लिख डालो। अब उसमें इन्होंने लिखते लिखते इमोशनल होके वोट बैंक की राजनीति के लिए 1 लाख नौकरियां भी लिख दी। उसमें लिखते लिखते कहा कि सिलेंडर अब तो गैस फ्री है, आप आराम से जो मर्जी बनाओ, वेजिटेरियन वेजिटेरियन बनाओ, नॉन वेजिटेरियन गैस हम देंगे आपको। और वही 12 सिलेंडर, एक या 2 सिलेंडर नहीं। नौकरियों की बात भी आ गई, सिलेंडरों की बात आ गई, और बड़ा कुछ इन्होंने जब उसमें वादे करना शुरू किए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो छप गया इनका मैनिफेस्टो। अब वो मैनिफेस्टो छपने के बाद जब अब लोग इनसे पूछ रहे हैं, अब लोग इनका कंपैरिजन वो पिछले 4-5 सालों का और इनके जो अब 8-9 महीने 10 महीने हो चुके हैं, नियर अबाउट 1 साल होने वाला है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विवेक जी, आपको पता मेरा ज्यादा प्रवास कश्मीर में होता, तो कश्मीर में मैं जो बांडीपुरा की अभी मैं रैली कर कर आया, फिर मेरे को गुरेज में लोगों से मिलने का मौका मिला, फिर मैं बारामूला का बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। और आम लोग, ये नहीं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग जो मुझसे मिले वो साफ कहते हैं जी हमारे साथ धोखा हो गया। हमने वोट क्या सोच कर दिया था और क्या वोट हमें उसका नतीजा क्या मिल रहा है कि बारामूला में साफ पानी पीने को नहीं है, वो दूषित पानी साफ पानी के साथ मिल रहा है। अब ये काम किसने करना है? ये तो आपके लोकल विधायक ने करना है। तो मैंने जब बारामूला, गुरेज या हर जगहों पे पूछा कि आपके लोकल विधायक, तो अब लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं कैमरे पर नहीं कह सकता। तो जब आप लोगों से वादे पूरे नहीं करोगे, लोगों का एक्चुअली क्या है कि जो क्वालिटी है, जो चीज एक भारतीय जनता पार्टी के समय के बाद या फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन के समय के ऊपर जो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, उसको कहीं ना कहीं तो आपको मीट करना पड़ेगा। आप उसके आगे पीछे भी कहीं नजर नहीं आ रहे, तो जब आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? लोगों को लड़ाओ एक दूसरे से, ये काम आपने शुरू कर दिया हुआ है। तो इसलिए दुर्भाग्य ये है कि अब आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर इसी तरह की बयानबाजी करोगे, लेकिन खोखले बयानों से कुछ नहीं होगा। कर दिखाइए कुछ लोग। बेटा, हमने ये जिसका आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को जब निरस्त किया जा रहा था 5 अगस्त 2019 को, तब ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह प्रगतिशील नहीं हो रहा था और इसी आने से जम्मू कश्मीर प्रगति आएगी। आज वो नेता जो कब्र में है, उनको देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ, किस दिशा में है, और कहीं ना कहीं हमें झुकाने का प्रयास किया जा रहा है और हम झुकने वाले नहीं हैं। देखिए विवेक जी, मैंने तो एक बात आती है कि 60-70 साल का जिसे आप सो कॉल्ड स्टेट कहते हो, मैं उसे स्टेट नहीं मानता जो थी। दैट वाज ए बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक ये है कि इट स्टार्टेड विद अरिस्टोक्रेसी, देन प्लूटोक्रेसी एंटेड इनटू, देन इट वाज ए कॉम्बिनेशन
ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। आपने किया क्या यहाँ पर? वो आपके पास, लोगों के पास कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। लोगों से आपने केवल और केवल छलावे, केवल और केवल झूठ लोगों से बोला हुआ है। तो अब आप हमें बताओगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, या हमें बताओगे कि स्टेटहुड? ऐसा स्टेटहुड तो मुझे लगता है जैसा स्टेट आपने बनाई थी वैसी स्टेट तो किसी को मंजूर नहीं होगी। स्टेट के अंदर ये नहीं है कि स्टेटहुड के कोई हम खिलाफ है, हम क्योंकि हमारे खुद माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि स्टेटहुड जरूर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपका दिल पे हाथ रख के फारूक साहब इतनी बात बताइए, जो स्टेट को आप सो कॉल्ड स्टेट कहते हैं वो स्टेट थी? जरा इतना तो बताइए। आप खुद यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे 87 89 के उस दौर के अंदर। 90 तक के दशक के ऊपर आप कुर्सी पे बैठे होते तो वहां गिरिजा टिक्कू जी को आरों से चीरा जा रहा था। वहां टीकालाल टपरू जी को फिल्मी स्टाइल में मार के, गोलियां मार के, और मोटरसाइकिल आगे घुमाकर, घुमाने वाला वो दहशतगर्द, वो टेररिस्ट कह रहा था इसको, जिसने पानी की एक बूंद भी दी तो मैं उसको गोली मार दूंगा। और आप फारूक साहब कहाँ बैठे होते, उसको आप स्टेट कहते हैं? उसके बाद अगली एग्जाम्पल ले लीजिए, जब पीडीपी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था 2003 में, नदी मार्ग 24 कश्मीरी हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया, तब यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा था? उसे स्टेट कहते हैं आप? तो मुझे लगता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को साफ पता लग रहा है, क्योंकि कहीं पर भी आपकी जो आइडियोलॉजी है वो स्टेट की नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी तो सबके लिए बराबर की होती है। डेमोक्रेसी, वो पार्टी की डेमोक्रेसी में यकीन, या उसको पार्टी को लगता है कि हम सेकुलरिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं, मेरा ये मानना नहीं। मेरा ये मानना है जिस पार्टी की नींव कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से रखी गई, वो सेकुलरिज्म का पाठ कैसे पढ़ा सकती है? अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब पापा गेट से आ रहे थे और बेटा दीवार कूद रहा था, दीवार से फादने की कोशिश कर रहा था, जबकि गेट खुला हुआ था। अब ये किसके ऊपर इनकी बात थी? बात थी 13 जुलाई 1931 के उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की। अब आप लोगों को उस इंसिडेंट्स के ऊपर कन्विंस कर रहे हो कि ये जिन लोगों ने वो उपद्रव मचाया, जिन लोगों ने मासूम लोगों का खून बहाया, जिन लोगों की जो भी उसमें प्रॉपर रही, देखिए मैं फिर कहूंगा जान किसी भी की भी गई, मैं उसमें राजनीति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप उसे कम से कम मार्टिर तो नहीं कह सकते। क्या आपको सच्चाई नहीं पता? क्या फारूक साहब को सच्चाई नहीं पता? क्या उमर साहब को सच्चाई नहीं पता? अगर ऐसी बात थी तो 1931 से लेके 75-76 तक, तब तक तो आपने ये मार्टिर डे, सो कॉल्ड जिसे आप मार्टिर डे कहते हैं, वो तो आपने नहीं मनाया। तो 40 साल आपको लगा कि ये मार्टिर नहीं है। 40 साल के बाद अचानक आपको लग गया नहीं यार मुझे राजनीति चाहिए। क्यों राजनीति इसलिए चाहिए कि 75-76 के दौर में हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस तरफ अपने पांव पसारना शुरू कर दिए। पहले तो मोनोपोली थी केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब उन्होंने जब यहाँ पर अपने पांव पसारना शुरू किया, कहा हम किस चीज के अंदर सियासत करें ताकि हमारा वोट बैंक। क्या लाशों पे सियासत हो रही है? वही तो बात कह रहा हूँ ना, लाशों पे सियासत करने के बाद आज भी आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही है। मतलब बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, क्या उमर साहब को नहीं पता उस दिन क्या हुआ था? क्या उमर साहब, जो सो कॉल्ड कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं, इन्होंने कभी एक बार किसी कश्मीरी हिंदू से पूछा कि यार तुम बटालू डे क्यों मना रहे हो? तुम 90-95 साल से बटालू डे मना रहे हो, क्यों मना रहे हो? किसी ने पूछा? तुम तो कहते हो हम खैरख्वाह हैं, हमारे लिए कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान। अरे डोगरों को तो छोड़ो ना, डोगरों को तो खैर आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं आज कर रहा, मैं आप ही के कश्मीर की बात करता हूं। आपने कभी उनसे पूछा? आपने पूछा उस दिन जो उपद्रव मचाया था उन लोगों ने, जो अटैक किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की इज्जत लूटी, कश्मीरी पंडितों के सोना लूटा, घर लूटा। प्रजौरी पुंछ में तो ये हाल हो गया कि कन्वर्जन तक हुई है उस समय पर। एक अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंस आ रहा था कि एक औरत को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसके कौन से अंगों में गोलियां घुसाई गई थी। आप सोचेंगे भी तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। और आप दीवार फांद फांद के बोल रहे हो कि हम इन्हें मार्टिर कहेंगे। और आप चीफ मिनिस्टर हो, आपने इसी देश के संविधान की कसम खाई है कि मैं उमर अब्दुल्ला कसम खाता हूं कि मैं देश के संविधान के लिए कुछ भी हमेशा खड़ा रहूंगा। उसी संविधान के अगेंस्ट जाके आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो लोग देख रहे हैं। आप ये ना सोचिए, ये आज पब्लिक है, ये सब कुछ देख रही है। आने वाले समय में जिन लोगों को आपने ठगा है वो लोग आप इसका जवाब जरूर देंगे। आप फारूक साहब कुछ भी बयान देते रहे, वो कहते हैं ना सच्चाई नहीं छुप सकती है। एक महत्वपूर्ण चीज, जम्मू के भेदभाव की अगर बात करें, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू को हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी मिला है, और वो उजागर हुआ है कश्मीर सेंट्रिक जो नेता हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, नायब तहसीलदार की जो रो था उसको लेकर। बेशक वो कैट बेंच ने उसको पे रोक लगाया है, लेकिन क्या लगता है उसके पीछे एक बार फिर वही कश्मीर सेंट्रिक जो सोच नजर आती है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पाइट दैट कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की है, उसके बावजूद भी उर्दू अनिवार्यता।
देखिए उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी एक सियासत है और सियासत कितनी खतरनाक है लोगों को जरूर जानना चाहिए। शायद 70 के दौर में या 60-70 के दौर में पहली अपॉइंटमेंट 73 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहली एनटी की अपॉइंटमेंट हुई थी, नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट हुई थी। उस अपॉइंटमेंट के अंदर सरकार किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कहीं पर भी उर्दू वर्ड नहीं लिखा हुआ था कि उर्दू मैंडेटरी होनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिस इनकी चली है 40 साल तक। 2003-4 तक कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा कि उर्दू मैंडेटरी नहीं था। उसके बाद 2003-4 में एक ऐसी सरकार आई, एक उस सरकार में एक पार्ट वो था जिसने भारत देश का विभाजन किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान में, दूसरी सरकार वो जिसने जम्मू वर्सेस कश्मीर, अमरनाथ लैंड रो, आप समझ ले किस मेंटेलिटी की दोनों सरकारें थी, उन्होंने डेलिबरेटली इसमें डाल दिया उर्दू वर्ड। अब उसके बाद फिर से जब 8-9 में इनकी सरकार इसी के करीब जब फिर से आती है सरकार इनकी, तब भी इनकी कोalition में सरकार है, उसमें फिर एक बार कौन सी पार्टी होती है? वही जिसने देश का विभाजन किया है, यानी कि कांग्रेस, और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की सरकार है। आप फिर से उर्दू मैंडेटरी वर्ड को बाहर निकाल देते हैं। अब आप जब सब कुछ आपने खुद अपने हाथों से किया, आपको खुद नहीं पता कब डालना है कब निकालना है, कंफ्यूज हो आप। कभी कभी तो मुझे लगता है एनसी को नेशनली कंफ्यूज पार्टी कह देना चाहिए। आप कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आपको लग रहा है मैं सियासत कैसे निकालूं? जो लास्ट अपॉइंटमेंट भी आपने की है उसमें भी कहीं पर आपने ये नहीं कहा है। अब आप बताएं कि हम लोग आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, आप ट्विटर यूज करते हैं, ट्विटर में क्या आप उर्दू यूज करते हैं? तो करिए ना उर्दू यूज, अगर आपको इतना स्नेह हो गया। बड़ी अच्छी भाषा है, मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं। आप अगर इस भाषा के भी थोड़ा सा अगर आप इसका निकालेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये काफी दशकों पहले जब ये भाषा शुरू हुई थी तो ये यूपी की खड़ी बोली और उस समय की अरेबिक, इन सब के कॉम्बिनेशन से ये बोली निकली थी। और हिंदी की व्याकरण और उर्दू की व्याकरण दोनों में काफी समानताएं हैं, उसी से निकली हुई है। और इसको प्रमोट करने में हिंदी शायरों का बहुत बड़ा रोल है, तभी इतनी बड़ी लैंग्वेज बनी। तो भाषा के ऊपर मतभेद मेरा नहीं है। मेरा है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी मेंटेलिटी इसके अंदर क्या ये है? क्या ट्विटर अकाउंट उमर साहब उर्दू में चलाते हैं? तो वो तो आप नहीं चलाते उर्दू में, लेकिन आपको इसके लिए उर्दू की चाहिए, जबकि आप 2000 का लास्ट वाला आप सेंसस निकाल के देख लीजिए, 16 वाला सेंसस जो है, उसके अंदर तो जो भी लास्ट टाइम जो जो सेंसस हुआ उसमें आप निकाल लीजिए, उसमें हार्डली 1% लोगों ने भी डिक्लेयर नहीं किया कि उर्दू उनको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चाहिए। अब आप इसको क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। डिजिटलाइजेशन का दौर आ चुका है। क्या उमर साहब के घर पे आज चिट्ठी कबूतर लेकर आता है? अगर कबूतर लेके आता है तो ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे जा रहे हैं। पूरे के पूरे रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। आप फर्द लेने जाते हैं, आपको अंग्रेजी में फर्द मिलता है। आप डेलिबरेटली इस लैंग्वेज को क्यों डालना चाहते हो? और फिर नायब तहसीलदार के लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर पूरे का पूरा रेवेन्यू में ऊपर तक चले आप। फिर तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नहीं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो तहसीलदार साहब ने बता दिया उनके लिए वही सत्य है, जो किसी ने किसी को एसीआर को बता दिया उसके लिए वो सत्य है, डीसी को डिवकॉम को जो बता दिया वो सत्य है। तो सबके लिए मैंडेटरी कर दीजिए, जिनको नहीं आती उनको बेचारों को भेज दीजिए यहाँ से वापस। कोई लॉजिक तो होना चाहिए। देखिए इतने बड़े एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जब ये क्लॉज ऐड करते हैं, लोगों को समझाओ तो सही भाई मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। फिर हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। एक आम इंसान को उसका लैंड रिकॉर्ड जानने का हक नहीं है क्या? सूरी साहब आपको नहीं पता होना चाहिए कि मेरी जमीन मेरे दादा परदादों के नाम पे है कि नहीं है? या आप जाकर किसी नायब तहसीलदार साहब के या किसी पटवारी साहब के माथा टेके बताएं जी मेरे दादा ने कहीं झूठ तो नहीं बोला मेरे पिता से, और मेरे पिता ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है, चेक तो करके बताओ। ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो जो लैंग्वेज आपके पास है, अगर आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी में अपना फर्क देख सकते हो, अपनी उसकी पोजीशन देख सकते हो, तो इजी लोगों के लिए करना चाहिए। ये कौन सी नई राजनीति है? और ये नहीं मैं कहूंगा इसको कि ये कोई पर्टिकुलरली किसी एक हिस्से के लोगों को मदद करने के लिए। वहां पर भी 80% लोगों को 90% लोगों को लिखना नहीं आती है। आप केवल और केवल एक राजनीति कर रहे हैं। क्यों? कारण आपको बताता हूं। कारण यह है कि वही वो झूठा आपने जो बना दिया मैनिफेस्टो, जिसमें 1 लाख नौकरियां दे दी। अब आपको पता है 1 लाख नौकरी का टारगेट तो अचीव होगा नहीं, तो लड़ाओ इनको। ये जो भी 30, 32, 50 पोस्टें जितनी है, इसके लिए लड़ाओ आपस में। 2, 4, 5 महीने साल एक इसमें लड़ाई में निकल जाएगा। वो तो भला हो कुछ हमारे नेताओं का भी, मैं भी इनके अंदर हमारे माननीय एलओपी सुनील शर्मा जी इसके लिए मिले। उसके बाद हमारे उनके साथ हमारे जो सत शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं वो मिले। मैं खुद इसके लिए पर्सनली मनोज सिन्हा साहब से मिला था। मेरे आप ट्विटर अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं उसके लिए इसी के लिए मिला था। उसके बाद हमारे युवा मोर्चे ने इसके खिलाफ काफी जो है प्रदर्शन निकाले और सभी के सभी हमारे लोग आए। फिर क्योंकि एंड में न्याय की जीत होती है तो कैट ने हमारे फेवर में चीज दी, क्योंकि उनको भी पता है सत्य क्या है क्या नहीं है। लेकिन कितना झूठ, कितना लोगों को बरगलाना है, कभी तो तौबा करनी पड़ेगी। फारूक साहब को पता नहीं कब करेंगे, मुझे ये नहीं पता। एक चीज और, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं की अगर बात करें और
रिजर्वेशन और ओपन मेरिट को लेकर लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रिजेंटमेंट निकल रहा है। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहंदी रहुल्ला ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई, रिपोर्ट उसकी आई, लेकिन कैबिनेट ने उसको लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है और उस पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। क्या फिर एक लिंगर ऑन प्रोसेस रिजर्वेशन को लेकर युवा आज भी ठगा हुआ महसूस कर? देखिए, सबसे पहले ये देश का एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, उस संविधान के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उस संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर सबको सबका हक मिलना चाहिए। पिछले दिनों देखो कि जिनको हक नहीं मिल पाया तो उनके अंदर स्पेशली 10% उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा है, जो आज तक नहीं था। क्यों रखा गया? क्योंकि ऐसे लोग ना हो जो बेचारे अपने जाति विशेष की वजह से, अगर वो बेचारे इकोनॉमिकली वीक है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा सोच समझ के सब कुछ तय किया जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस पे? आप राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, और आप किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? आप उन लोगों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं कि जिनको जिनका हक मिलना चाहिए, आपने आज तक कभी हक दिया नहीं। अब उनको हक देने की बारी आएगी तो आप इस पर राजनीति करेंगे। और राजनीति भी देखें, आपका ही मेंबर पार्लियामेंट, आपका ही चुना हुआ नुमाइंदा आपके ही दफ्तर के बाहर आके प्रदर्शन कर रहा है, तो ये क्या है? लोगों को समझ नहीं आ रही कि घर पे आपने खिचड़ी पकाई, कुछ उन्होंने खाई, कुछ आपने खाई, बेचारी जो पब्लिक है वो तो खाली बर्तन ही देख रही है आपके, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा एंड में। तो आप ये राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हकदार को हक मिलना चाहिए, जिसके लिए जो जो चीज मिली है उसको मिलनी चाहिए। और जहां तक रही बात इनको कोई रिजर्वेशन के साथ या इनके साथ, इनको कुछ नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि हमारे को हमारी लोगों को आपस में बांटना है, लोगों को बरगलाना है, ताकि फिर बात वहीं पर आती है कि 1 लाख नौकरियों का हमें वादा पूरा ना कर पाए। अब आप चीजों को थोड़ा कोरिलेट करें। बात वही है जो मैनिफेस्टो, आज तो ये कोसते होंगे अपने आप को कि 60-70 साल हमने जो गलती नहीं की थी, हमने क्यों मैनिफेस्टो बना दिया। बात वही है, भले आप नायब तहसीलदार में उर्दू की बात कर लीजिए, भले आप ये रिजर्वेशन वाला नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात कर रहे हैं। कारण ये है कि वो 1 लाख नौकरियों का वादा हमसे पूरा नहीं होता, ना हम करेंगे। क्या बीजेपी और पीडीपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं? ऐसा आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाया है कि पीडीपी को शाम को फोन करके नई दिल्ली से मैसेज आता है और पीडीपी सवेरे वहां पर उसको डिलीवर करती है। क्या नजदीकियां नजर आ रही हैं? ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही देखें, जिनके मुख्यमंत्री ने किंडरगार्टन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में गए हो, तो उंगली पकड़ के हमने किंडरगार्टन में उन्हें रखा था। वो जब दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाते तो मुझे लगता है कि थोड़ा हंसना भी आता है। तो उमर साहब को याद होगा कि उन्होंने कैरियर कहाँ से शुरू किया था, यूनियन मंत्रालय में। अब रही बात बाकी पार्टियों की, आप पीडीपी की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि अगर हम 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर बैठे, हम तो चाहते हैं आप भी एक अच्छी अपोजिशन वाला रोल तो निभाओ। और यहाँ पर हम एक अच्छी अपोजिशन वाला रोल निभा रहे हैं। जहां पर आप गलत करते हैं हम खड़े रहते हैं, लेकिन उसके नाम पे आप किसी और देश के गुणगान गाना शुरू हो जाओ या ऐसे लोगों की बातें करना शुरू हो जाओ, तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। आज आप देखें कि हिंदुस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा है। 11 साल पुराना हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान में कितना बदलाव आ चुका है। आज आपसे पूरी की पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अपने आप में थ्रेटन महसूस कर रहे हैं कि यार ये देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, ये आने वाले टाइम में कहीं का कहीं पहुंच पाएगा। डीप स्टेट अलग से काम कर रही है, जो दुश्मन कंट्रीज हैं वो अलग से काम कर रहे हैं। इस समय अपोजिशन को बड़ा वाइजली अपना रोल निभाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे आप कांग्रेस की बात कर लो, एजेंडा कौन सेट करेगा, कहीं जर्मनी से सेट होगा, कहीं इटली से सेट होगा, कभी अमेरिका सेट कर देगा, खुद का कोई एजेंडा ही नहीं है उनका। क्यों? देश कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बातें करना कि आप उनके साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, हमारी आपके साथ भी नजदीकियां, सबके साथ नजदीकियां हैं। क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली विकसित हो जाएगा या कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज हैं वो डेवलप हो जाएंगी तो क्या देश तरक्की कर जाएगा। हम तो चाहते हैं जहां कहीं बाकी भी सरकारें बनी है, सभी की सभी बराबर की तरक्की करें, लेकिन नीयत और नीति दोनों में फर्क तो होता ही। अब आपकी नीयत नहीं है तरक्की करने की, आपको लगता है कि 60-70 साल से जो लोगों को परोसा जा रहा था, जिसपे हमारी सरकारें बन रही थी, शायद उसी से फिर से हो जाएगा। इनको भी, भले फारूक साहब है, उमर साहब, इनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि दीवारें फांदने से कुछ नहीं होगा। लोगों को प्रैक्टिकली डिलीवर करना पड़ता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो एआई का जमाना शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हर एक चीज, वोटर की भी हर एक चीज बदल जाएगी। वो भी 1 मिनट में देखेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी अभिजीत जसरोटिया जो बातें इस समय कर रहा है, क्या लोग इसको साथ में गूगल नहीं करेंगे? झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं। तो आप कितना, वो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सबको बेवकूफ थोड़ी ना बना सकते हो आप भी अपना, मेरा सुझाव है उमर साहब को और इनकी सरकार को, अपने में थोड़ा बदलाव लाएं। वो 60-70 साल पुरानी मानसिकता से अगर आप चलेंगे
तो आने वाला समय ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस की तरह 3 डिजिट की पार्टी 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद अब राहुल गांधी जी की मेहरबानी से वो आरे भट्ट के शून्य को सलामी देने की तरफ अग्रसर हो रही है। अब जी चलते चलते एक चीज जानना चाहूंगा, कश्मीर में एक बार फिर एक नई पॉलिटिकल अलायंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस आजाद उल हकीम यासीन एआईपी बन के सामने आ रही है। दबे सफरों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर सेंट्रिक पीडीपी में एक है, कह रही है कि भाजपा का एक नया एक्सपेरिमेंट कश्मीर में हो रहा है। देखें, भाजपा को अब एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको कश्मीर की बात बताऊं, जितने लोग कश्मीर के हैं वो इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज भी लोग सोचते हैं हमने गलती कर दी पिछली बार, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया होता तो आज बातें कुछ और होती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को फिर से बरगलाने में ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी कुछ हद तक कामयाब हो गई। अब लोग इनके छलावे में आने वाले नहीं है। आप जितने मर्जी अलायंस बना लो, जो कुछ मर्जी कर लो, अब लोगों को पता है कि अगला विकल्प कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए ये सब आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, मैं तो उसमें कोई इतराज नहीं। डेमोक्रेसी, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट कर करके तो जम्मू कश्मीर का ही हाल हो गया, लेकिन सफल एक्सपेरिमेंट वही है जो 2014 से मोदी जी ने किया हुआ है। और वो सफल एक्सपेरिमेंट इसका है कि दिन बर दिन भारत आगे जा रहा है, मोदी जी का ग्राफ भी दिन बर दिन बढ़ रहा है, और हम लोग लोगों की सेवा करते हुए देश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा इन सब लोगों से कि इधर उधर की बातें ना करो, देश को आगे लेकर चलो। वो जो अश्वमेव यज्ञ जो मोदी जी ने शुरू किया हुआ है विकसित भारत का, उसके अंदर हर इंसान अपनी आहुति डालें, अपने लिए नहीं तो अपने उन बच्चों के लिए। क्या इन बच्चों का हक नहीं है? मतलब हम भी बेचारे हुई विकासशील विकासशील विकासशील, हमसे पहले अंग्रेजों ने, फिर मुगलों ने, इन सब ने हमारे ऊपर त्रास दिया, हमारे ऊपर राज किया। क्या हमारे बच्चों को हक नहीं है कि ये भी इतना बड़ा गौरवशाली हमारा इतिहास है, इतना बड़ा गौरवशाली हमारा मुल्क है, क्या इन बच्चों को हक नहीं है कि ये भी विकसित भारत का नाम लेकर और जा सके? और वो समय आए कि जब हिंदुस्तान का वीजा लेने के लिए जितने ये सो कॉल्ड अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, ये लाइन में लगे कि मुझे हिंदुस्तान का वीजा दें, मैं वहां जाके पैसे कमाऊं। ऐसा क्या आप लोग नहीं चाहते? क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं? ये तो आपको अपने आप को जवाब देना है। बाकी ये तो वर्गलाते रहेंगे। सच्चाई और वो जो बटन दबाने की ताकत है वो पब्लिक के हाथ में। तो सोच समझ के बटन दबाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि देश किस तरफ अग्रसर हो रहा है। अभिजीत जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में जो हो रही है उस पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में खासकर जम्मू कश्मीर में जो स्वर उभर के आ रहे हैं उनका विश्लेषण किया। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।